हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जो सामाजिक विज्ञान हमारी 10th क्लास का लेसन है संघवाद, इसका भाग 2। ये जो भाग 1 है उसकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। अब भाग 2 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम भाग 1 के अंदर नहीं कर पाए थे, तो उनका अध्ययन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं संघवाद भाग 2। देखिए इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक समानता और एक असमानता। उसके बाद हम पढ़ेंगे संघीय और एकात्मक शासन में अंतर। फिर हम पढ़ेंगे 1992 के संविधान संशोधन के बाद स्थानीय शासन में हुए परिवर्तन। सबको साथ लाकर संघ बनाना क्या होता है? सबको जोड़कर संघ बनाना क्या होता है? यूनियन लिस्ट या संघीय सूची से क्या अभिप्राय है? स्टेट लिस्ट या राज्य सूची से आप क्या समझते हैं? साझा लिस्ट या समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं? और केंद्र शासित प्रदेश का क्या अर्थ है? ये हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं संघवाद जो हमारा पाठ है। पहला ही हमारा जो प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। देखिए पहले इस प्रश्न को समझिए, उत्तर हम बाद में देखेंगे। भी जो बेल्जियम देश है वो भी संघीय व्यवस्था वाला देश और भारत भी, तो वहाँ की संघीय व्यवस्था की एक समानता जो भारत से मिलती हो बतानी है और एक असमानता जो वहाँ पर है हमारे यहाँ नहीं है। तो देखिए बेल्जियम से मिलती जुलती जो समानता है वो क्या है, भारत में भी बेल्जियम की तरह सब राज्यों को जोड़कर संघ बनाया गया है। जैसे भारत में राज्यों को जोड़कर संघ बनाया गया वैसे ही बेल्जियम में भी सभी राज्यों को जोड़कर संघ बनाया गया है। तो ये क्या है, एक मिलती जुलती विशेषता है। अलग विशेषता क्या हो जाएगी, बेल्जियम से अलग विशेषता भारतीय संघ में राज्यों को कम स्वतंत्रता मिली हुई है, जबकि बेल्जियम में ऐसा नहीं है। हाँ देखिए यहाँ पर भारत में क्या है, केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है, राज्य सरकार के पास उतनी शक्तियाँ नहीं हैं, जबकि बेल्जियम में दोनों ही सरकारों को समान अधिकार मिले हुए हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है? इसे उदाहरण के माध्यमों से स्पष्ट करें। शासन का जो संघीय स्वरूप होता है और एक एकात्मक स्वरूप होता है उसमें क्या अंतर है? देखिए शासन के एकात्मक स्वरूप में केंद्र सरकार बहुत शक्तिशाली होती है। जो एकात्मक स्वरूप होता है उसके अंदर केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं और शासन के निचले स्तरों को सही मायनों में शक्तियाँ नहीं मिलती। तो इस तरह के उदाहरण कई तानाशाही शासनों और राजतंत्रों में देखे जा सकते हैं। तो जो एकात्मक स्वरूप हो आप समझ गए होंगे कि एकात्मक स्वरूप में केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होती है, शासन की जो स्थानीय सरकारें राज्य सरकारें उनके पास इतनी शक्तियाँ नहीं होती। तो ऐसा स्वरूप हमें कहाँ मिलेगा, जो तानाशाही देश हैं जहाँ पर राजतंत्र है, जैसे लीबिया, सऊदी अरब इत्यादि। जबकि शासन के संघीय स्वरूप में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, जैसे भारत और बेल्जियम। जबकि जो शासन का संघीय स्वरूप होता है उसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को बांट दिया जाता है, सत्ता का बंटवारा होता है, जैसे हमारा भारत और बेल्जियम। जो हमारा ये मैप के द्वारा दिखाया गया है कि भाई संघवाद सरकारें क्या क्या कहाँ कहाँ हैं, ये मैप पूछ भी लिया जाता है। तो देखिए इसमें संघवाद सरकारें, रूस में संघवाद सरकार है, आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर में। इसी तरह भारत में है, ऑस्ट्रेलिया में है, स्पेन में है, स्विट्ज़रलैंड में है, बेल्जियम को भी यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरी तरफ अगर आप नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो यूएसए में है, कनाडा में है, नीचे ब्राज़ील में है। तो ये संघवाद सरकार का मैप है, मानचित्र है। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। देखिए 1992 में संविधान में संशोधन किया गया था। अभी जो स्थानीय सरकारें हैं, जो पंचायतें हैं, नगर पालिका है, नगर निगम है, उनको कुछ अधिकार दिए गए थे। तो उससे पहले वो स्थानीय शासन क्या था, संशोधन के बाद उनको क्या अधिकार मिल गए, ये हमारा प्रश्न है। देखिए 1992 के संविधान संशोधन के पहले स्थानीय शासन निकायों के पास संवैधानिक शक्तियाँ नहीं होती थी। भाई अगर 1992 से पहले की बात करें तो जो स्थानीय सरकारें उनके पास संवैधानिक शक्ति नहीं होती थी। उस समय स्थानीय निकायों के चुनाव भी नियमित रूप से नहीं हो पाते थे। जैसे आज 5 साल बाद चुनाव होते हैं तो उस समय ऐसा नहीं था। और उसके बाद है, लेकिन 1992 के संशोधन के बाद चीज़ें बदल गई हैं। ये 1992 से पहले की बात है, जहाँ पर नंबर 2 डाल के उत्तर लिखा हुआ है।
और 1992 के बाद क्या हुआ, अब स्थानीय निकायों के पास संवैधानिक शक्तियाँ हैं तथा चुनाव भी नियमित रूप से 5 साल के बाद होते हैं। सिंपल सी 2 लाइनें हैं। 1992 से पहले स्थानीय शासन के पास संवैधानिक शक्ति नहीं होती थी और ना ही चुनाव समय पर होते थे। 1992 के बाद स्थानीय सरकारों के पास संवैधानिक शक्तियाँ हैं और चुनाव भी नियमित 5 साल के बाद होते हैं। आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सबको साथ लाकर संघ बनाने से क्या तात्पर्य है। भी सबको साथ मिलाकर जो संघ बनाया जाता है उससे हमारा क्या तात्पर्य है। इस प्रकार की व्यवस्था में स्वतंत्र राज्य स्वतः अपने आप एक दूसरे से मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। भी जो अलग अलग छोटे छोटे राज्य होते हैं वो मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि वैसे राज्य अपनी स्वायत्तता बनाए रखने के साथ साथ अपनी सुरक्षा को बढ़ा सकें। भी छोटे छोटे जो राज्य होते हैं वो मिलकर एक देश बना लेते हैं, एक संघ बना लेते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी सुरक्षा को बढ़ा सकें। इस प्रकार की व्यवस्था में केंद्र की तुलना में राज्यों के पास अधिक शक्ति होती है और इस प्रकार की संघीय व्यवस्था के उदाहरण हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये कई तरह के जो छोटे छोटे देश हैं, इन्होंने मिलकर अपना एक संघ बनाया है। तो उस संघ को जैसे हम USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इसमें क्या है, कई जो देश हैं उन्होंने मिलकर आपस में साथ आकर अपना एक संघ बना लिया है, जिसको हम बोलते हैं सबको साथ लाकर संघ बनाना। इसमें जो शक्तियाँ होती हैं वो राज्यों के पास अधिक होती हैं। आगे है, सबको जोड़कर संघ बनाने से क्या अभिप्राय है। उत्तर देखिए, इस प्रकार की संघीय व्यवस्था में एक बहुत बड़ी विविधता वाले क्षेत्रों को एक साथ रखने के लिए सत्ता की साझेदारी होती है। इस प्रकार की व्यवस्था में राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। हो सकता है कुछ इकाइयों को अन्यों के मुकाबले अधिक शक्तियाँ मिली हुई हों। उदाहरण के लिए भारत में जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक शक्ति मिली हुई है। इस प्रकार की संघीय व्यवस्था के उदाहरण हैं भारत, स्पेन, बेल्जियम। अब इसको समझिए आप इस प्रश्न को। भाई ये जो संघीय व्यवस्था है, सबको जोड़कर संघ बनाना, इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ी विविधता, यानी कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में जो फैले हुए देश होते हैं जिनके अंदर विविधता अधिक पाई जाती है, यानी कि अधिक धर्म के लोग निवास करते हैं, अलग अलग भाषाएं होती हैं, तो ऐसे देश क्या करते हैं, भाई सभी क्षेत्रों को, जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें सत्ता का बंटवारा कर देते हैं। और इस प्रकार यानी कि जो सभी राज्य सरकारें, अगर हम बात करें हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, तो हमारा ये उदाहरण हम अपने देश के हिसाब से इसको हम समझ सकते हैं। देखिए, जैसे भारत है, एक बहुत बड़ी विविधता वाला देश है, बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ पर सभी राज्यों को अलग अलग राज्य सरकारें हैं सभी राज्यों के पास, तो सभी राज्य सरकारों की अपनी अपनी शक्तियाँ हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसमें ज़्यादा शक्तिशाली है जबकि राज्य सरकार कम शक्तिशाली है। इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं उन सभी में सत्ता का बंटवारा किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है भी सभी राज्यों को बराबर शक्तियाँ नहीं मिलती, कुछ राज्यों को विशेष शक्तियाँ भी दी जाती हैं। जैसे हमारे भारत के राज्य की बात करें जम्मू कश्मीर, तो इसको विशेष दर्जा दिया गया है संविधान में। लेकिन अब पीछे कुछ समय पहले ही इस राज्य को अब 2 भागों में बांट दिया गया है, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, लद्दाख और कश्मीर। यूनियन लिस्ट से आप क्या समझते हैं, यानी कि संघीय सूची से आप क्या समझते हैं। भाई यूनियन लिस्ट से हमारा अभिप्राय उस लिस्ट से है जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल किए जाते हैं, यानी कि इस लिस्ट में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। कुछ विषयों पर पूरे देश में एक जैसी नीति की ज़रूरत होती है, इसलिए उन्हें यूनियन लिस्ट या संघीय सूची में रखा जाता है। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है, जैसे देश की सुरक्षा, बैंकिंग, सूचना प्रसारण, मुद्रा, विदेश नीति। तो इसको कैसे लिखेंगे, भाई इस लिस्ट में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है और इस विषय लिस्ट में शामिल होने वाले विषय हैं देश की सुरक्षा, विदेश नीति, बैंकिंग इत्यादि। आगे चलते हैं। जो स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची से आप क्या समझते हैं। भाई जो विषय राज्य सरकारों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो स्थानीय महत्व के विषय होते हैं, उन्हें स्टेट लिस्ट में रखा जाते हैं। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। जैसे उदाहरण के लिए पुलिस, आप देखेंगे हरियाणा पुलिस अलग है, जो यूपी पुलिस अलग है। इसी तरह व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं, इसके साथ ही है
साझा लिस्ट से आप क्या समझते हैं, समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं। इस लिस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट भी कहते हैं, समवर्ती सूची भी कहते हैं। वैसे विषय जो साझा महत्व के होते हैं वे इस लिस्ट में आते हैं। साझा लिस्ट के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है। इन विषयों पर जो कानून है वो केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है। यदि केंद्र और राज्यों द्वारा बनाए गए नियमों में टकराव की स्थिति होती है, भाई जब दोनों के नियम टकरा जाते हैं, आपस में एक दूसरे के विरोध में हो जाते हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया नियम ही मान्य होता है। उदाहरण के लिए शिक्षा, वन, विवाह, उत्तराधिकार इत्यादि। अब अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा समवर्ती सूची में है, तो इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। तो समवर्ती सूची में वे विषय शामिल किए गए हैं जो राज्य सरकारों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, केंद्र सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। इन विषयों पर दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। ये यहाँ पर एक टेबल के द्वारा आप समझ सकते हैं। संघीय सूची, ये अलग से प्रश्न पूछा जाता है, संघीय सूची के 2 विषय बताइए, राज्य सूची के 2 विषय बताइए। तो संघीय सूची के विषय हैं रक्षा, बैंकिंग, संचार। राज्य सूची के विषय हैं पुलिस, कृषि, व्यापार। समवर्ती सूची के विषय हैं शिक्षा, वन, विवाह। अब हम केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले आप मैप के द्वारा, यहाँ इस मैप में दिखाया गया है जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको। तो ऊपर आपको जम्मू कश्मीर, उसके साथ लगता है लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर राज्यों के 2 भाग किए गए हैं। फिर चंडीगढ़, नई दिल्ली, दमन और दीव दादरा नगर हवेली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये मैप के अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर स्थित है। तो अब हम पढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं या केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या है। भारतीय गणराज्य, भारतीय देश की कुछ इकाइयों का क्षेत्रफल इतना कम है, यानी कि बहुत छोटा क्षेत्रफल है उनका, कि उन्हें एक राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। कुछ अन्य कारणों से इन्हें किसी अन्य राज्य में मिलाया भी नहीं जा सकता। कुछ ऐसी इकाइयाँ हैं भी जिनका क्षेत्रफल बहुत कम है, तो उनको हम राज्य भी नहीं बना सकते, और कुछ कारणों से हम उनको किसी दूसरे राज्य में मिला भी नहीं सकते। इन इकाइयों के पास बहुत ही कम शक्ति होती है, तो ऐसे प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के लिए केंद्र सरकार के पास विशेष अधिकार होते हैं। उदाहरण दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इत्यादि, जो मैंने आपको भी मैप के द्वारा बताया भी था।